नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे दिल में उतर जाएगी। यह कहानी है एक ऐसी धरती की जिसके सीने में एक पौराणिक ड्रैगन की आत्मा बसती है। यह कहानी है इंडो चाइना की, जिसे आज हम वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के नाम से जानते हैं। यह कहानी है संघर्ष, स्वाभिमान और उस अटूट हौसले की जिसे कोई ताकत झुका नहीं सकी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 20वीं सदी के शुरुआती दिनों से। कल्पना कीजिए वियतनाम के हरे भरे चावल के खेतों की, शांत नदियों की और घने जंगलों की। लेकिन इस खूबसूरती पर एक गहरी परछाई छा गई थी। यह परछाई थी फ्रांस की, जो एक शक्तिशाली देश बनकर वियतनाम पर कब्जा कर चुका था। फ्रांसीसी लोग कहते थे कि वे यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, उन्हें मॉडर्न बनाने आए हैं। उन्होंने अपने इस मिशन को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, सिविलाइजिंग मिशन। उनका मानना था कि यूरोप के लोग सबसे विकसित हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वे एशिया के पिछड़े लोगों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाएं। लेकिन इस खूबसूरत नाम के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। फ्रांस वियतनाम की जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। यहाँ बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई, सड़कें और रेल लाइनें बिछाई गई, ताकि चावल और रबर जैसी कीमती चीजों को बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और फिर जहाजों में भरकर फ्रांस भेजा जा सके। वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। लेकिन वियतनाम के लोग वे दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। उनकी अपनी ही जमीन पर उगी फसल उनका पेट नहीं भर पा रही थी। फ्रांस की इस परछाई ने वियतनाम के सूरज को ही ढक लिया था। लेकिन गुलामी की जंजीरें किसी कौम को हमेशा के लिए बांधकर नहीं रख सकती। वियतनाम के लोगों के दिलों में आजादी की एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इस चिंगारी को हवा देने वाले दो बड़े नायक सामने आए, जिनकी सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी, पर मंजिल एक ही थी, आजादी। पहले नायक थे फान बुई चाओ। वो एक महान राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि पहले हमें फ्रांस को देश से बाहर निकालना होगा और इसके लिए हमें राजशाही यानी राजा के शासन की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने जापान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से मदद लेने की भी कोशिश की। उन्होंने वियतनाम के नौजवानों को जापान भेजा ताकि वे वहां से मॉडर्न शिक्षा लेकर लौटे और देश की आजादी में मदद करें। इस आंदोलन को गो ईस्ट मूवमेंट के नाम से जाना गया। वही दूसरे नायक थे फान च्यू त्रिन। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो राजशाही को देश के लिए एक बड़ी रुकावट मानते थे। वो फ्रांस से नफरत नहीं करते थे, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रेरणा लेते थे। वो चाहते थे कि फ्रांस वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में मदद करे, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहते थे जो वियतनाम को आधुनिक बनाए, पर उसे गुलाम बनाकर नहीं। ये दो रास्ते थे, दो अलग अलग विचार, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, अपने देश का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाना। संगीत का मिजाज बदलता है, थोड़ा गंभीर हो जाता है। फ्रांसीसियों को यह एहसास होने लगा था कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। उन्होंने सोचा कि अगर वियतनाम के लोगों के मन से उनकी संस्कृति और पहचान को मिटा दिया जाए, तो वे हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा जरिया था शिक्षा। उन्होंने वियतनाम में फ्रांसीसी स्टाइल के स्कूल खोले। 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया, जहां विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और था। इन स्कूलों में बच्चों को अपनी संस्कृति भूलने और पश्चिमी तौर तरीके अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। कल्पना कीजिए एक क्लासरूम की, जहां टीचर बच्चों से कहता है, एक मॉडर्न और सभ्य इंसान दिखने के लिए तुम्हें अपने ये लंबे बाल कटवाने होंगे। वियतनाम में लंबे बाल रखना परंपरा का हिस्सा था, लेकिन फ्रांसीसी इसे पिछड़ेपन की निशानी मानते थे। स्कूल की किताबों में फ्रांसीसी संस्कृति को महान बताया जाता था और वियतनामी इतिहास और नायकों का मजाक उड़ाया जाता था।
ये एक मानसिक गुलामी की साजिश थी, लेकिन वियतनाम के बच्चे झुके नहीं। उन्होंने स्कूलों में इसका जमकर विरोध किया, जानबूझकर फेल कर दिया गया ताकि वे अच्छी सरकारी नौकरियों के लिए काबिल न हो सके, तो बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया। यह लड़ाई सिर्फ एक डिग्री की नहीं थी, यह अपनी पहचान बचाने की लड़ाई बन गई थी। वियतनाम के लोगों का विरोध करने का तरीका भी बड़ा अनोखा और मजेदार था। इसका एक उदाहरण 1903 के रैट हंट यानी चूहे के शिकार की घटना में मिलता है। हुआ यह कि फ्रांसीसियों ने हनोई शहर को बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया था, लेकिन उनके बनाए हुए सीवर सिस्टम चूहों के लिए घर बन गए।